हाँ, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, हमने पिछले उसमें हमने बाकी सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे। हमने ये न्यूमेरिकल भी कवर कर लिया था, लेकिन हम इसको दोबारा एक दफ़ा करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वगैरह में भी शामिल है। ठीक है, तो अभी जो हमारे 3 न्यूमेरिकल इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट में जो इन्वॉल्व हैं, हम सिर्फ उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है भाई, अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। हमने पढ़ा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, हमने वो चीज़ देखी थी। ठीक है, उसके बाद कहता है वेयर प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एट 15 के किलो पैस्कल। सर ये क्या चीज़ दे दी? सर ये इसने बोला तो है प्रेशर की वैल्यू दे दी। किसकी वैल्यू दे दी? प्रेशर की। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की। इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। सर मुझे वॉल्यूम दे दिया। अच्छा, मैंने क्या करना होता है, मैंने सवाल पढ़ते हुए जहाँ पर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे रुकता हूँ, उसे लिखता हूँ, डेटा बनाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो हम दोबारा से करते हैं इसी तरह। ठीक है, हमने यहाँ से सवाल पढ़ा, ये हमारे पास एक वैल्यू आई, हमने देखा ये क्या है, ये पैस्कल में वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है, तो हमने लिख दिया कि भैया ये प्रेशर है। ये क्या है? प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू हमें दे दी उन्होंने 15 किलो पैस्कल। अच्छा, एक बात और जो इस सवाल में याद रखनी है वो ये है, के। के का मतलब होता है किलो। किलो का मतलब कुछ नहीं होता, किलो का मतलब होता है, देखो जब जब क्वेश्चन में लिख के देता है ना वो किलो, तो किलो का उसका मतलब ये होता है कि आप इस 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो किलो हट जाएगा। मतलब अगर आप किलो को हटा दोगे तो आपको इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, मैंने 15 लिखा, मैंने किलो हटा दिया, तो मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से, और पी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000 और पैस्कल अपनी जगह। ठीक है, तो किलो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 1000। ये बात हमें इस सवाल में याद रखनी है। सेकंड चीज़ हमें आगे जाके क्या कहता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू उसने हमें दे दी, वॉल्यूम उसने हमें दे दिया 0.05 मीटर क्यूब। ठीक है सर। सर आगे बढ़ जाएं, टू 0.08 मीटर क्यूब। सर ये क्या है? सर ये भी तो वॉल्यूम है, तो एक और वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू होगी 0.08 मीटर क्यूब। अब देखो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम का नाम वी दिया हुआ है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना कि दोनों को अलग अलग करने के लिए मैं एक को 1 बोल देता हूँ, एक को 2 बोल देता हूँ। ठीक है भाई। उसके बाद क्या मुझे मालूम करना है? हीट एडेड टू द सिस्टम। हीट एडेड टू द सिस्टम का मतलब है मुझे डेल्टा क्यू मालूम करना है। हीट का मतलब होता है डेल्टा क्यू। ठीक है, मुझे डेल्टा क्यू की वैल्यू को फाइंड करना। अब हम देखते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा सबसे पहले, कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमने क्या किया था, आइसोबैरिक बनाने के लिए डेल्टा डब्ल्यू को पी डेल्टा वी से रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पर डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे हमने क्या लगा दिया था? पी डेल्टा वी। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई थी? आइसोबैरिक की। तो सर वहाँ पर भी मुझे आइसोबैरिक का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इसे एज एज इट इज उठा के यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सोल्यूशन। ये बन जाएगा भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सही है, अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज लगानी है। ठीक है, मैं डेल्टा क्यू को अपनी जगह पे रखता हूँ क्योंकि यही तो मुझे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। इज इक्वल्स टू डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, वो डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ दी भी नहीं है। वो सवाल में आपको देगा, मैं बता देता हूँ, वो होती है 150, वो है 150 जूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई हुई है, वैल्यू लिखी भी नहीं। तो मैं यहाँ लगा दूंगा 150 प्लस पी की जगह पे पी की वैल्यू कितनी है? 15,000 और साथ में डेल्टा वी। अच्छा, मुझे डेल्टा वी भी तो निकालना है। मेरे पास तो V1 और V2 है, डेल्टा वी थोड़ी है। मुझे डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी होता है बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली को माइनस करना, मतलब V2 में से V1 को माइनस कर देना, इसे कहते हैं हम डेल्टा वी। ठीक है, तो मुझे डेल्टा वी फाइंड करना है पहले तो V2 की वैल्यू क्या है? V2 की वैल्यू मैं यहाँ देख रहा हूँ 0.08 है, माइनस कर दिया मैंने। V1 की वैल्यू क्या है? 0.05 है। दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर क्यूब। सर ये आ गई डेल्टा वी की वैल्यू। इसे उठा के यहाँ लगा दें, पी की जगह पे पी की वैल्यू लिखी। उसके बाद पी और डेल्टा वी के दरमियान में क्या साइन है? दो चीज़ों के बीच में होता है मल्टीप्लाई। तो सर ये आ गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी की वैल्यू कितनी? 0.03। अब हमने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाना है। कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इससे प्लस करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला 600 जूल्स। ये हमारा आंसर है। अच्छा, तो ये हमारा दूसरा सवाल है। इसको करने से पहले हमारी जो फार्मूला लिस्ट थी, हमने उसके अंदर दो, मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ता है कि हमने उसके अंदर दो वो फार्मूलाज को ऐड किया था, फिर हमने उसी से फर्दर फार्मूलाज बनाए थे। इसके अंदर हमें बस अब एक फार्मूला और ऐड करना है और हमारे न्यूमेरिकल्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है डेल्टा क्यू, वही डेल्टा क्यू जो पहले पढ़ा था, चेंज इन हीट, इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय एम और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। बस ये फॉर्मूला है।
अब इस फॉर्मूले को देख लेते हैं एक दफ़ा। ये तो वही है जो हमने पहले पढ़ा है, हीट। सी क्या है? सी है भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास सी, ठीक है। उसके बाद एम क्या है? एम वही है हमारे पास मास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है? ये है भैया चेंज किसका? टेम्परेचर का। और अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा है कि जब भी चेंज होता है तो हम चेंज को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। मतलब चेंज तो निकलता ही ऐसे है ना कि बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस करने से, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि चेंज जो है वो T2 को माइनस करके T1 में से निकल के आ सकता है, सही है। अच्छा, अब हम फटाफट से अपने सवाल का फॉर्मूला डेटा बनाते हैं। अच्छा, इसने बोला कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। हाउ मच मतलब हमसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? हीट पूछ रहा है। इसका मतलब मुझे डेल्टा क्यू की वैल्यू को निकाल के देना है इसको, सही है। उसके बाद कहता है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। सर ये क्या दे दिया? कोई वैल्यू दे दी। सर ये किस चीज़ की वैल्यू है? केजी लगा हुआ है, किलोग्राम लगा हुआ है, मतलब ये मास की वैल्यू दे दी होगी इसने। कहता है ऑफ लेड फ्रॉम 25 डिग्री। ये क्या चीज़ है सर? सर ये डिग्री सेंटीग्रेड में ना, डिग्री में ना, कि हम कहते हैं भाई आज इतनी डिग्री गर्मी है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, इतने फ़ारेनहाइट वो हमें बुखार है। तो सर ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? टेम्परेचर की। तो सर ये फिर किसकी वैल्यू होगी? सर ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में थी, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये भी टेम्परेचर की वैल्यू होगी, सही है। उसके बाद सर हमें इसने एक और चीज़ दे दी अलग से लिख के क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेड की कितनी है ये। मतलब इसने हमें, अच्छा हमने यहाँ कहाँ पढ़ी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हमने यहाँ पर ये पढ़ी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसने हमें सी की वैल्यू भी दे दी। अब कुछ भी नहीं करना, हमने डेटा बनाना है, फटाफट सॉल्व करना है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हमें फाइंड क्या करनी है? सबसे पहली चीज़ हमें डेल्टा क्यू को फाइंड करना है, सही है। उसके बाद हमने इसको फाइंड करना है। उसके बाद हमें इसने मास दे दिया। मास कितना दिया है इसने? मास हमें इसने दे दिया 1 किलोग्राम। अच्छा, 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है ना, मतलब 1000 ग्राम को ही 1 किलोग्राम भी बोलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम के बराबर लिख लेता हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ उसकी वजह है, लेकिन अभी वो वजह बगैर जाने भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर इसने मुझे क्या दे दिया? टेम्परेचर दे दिया। सर ये टेम्परेचर की दो वैल्यूज़ दे दी। पहली वैल्यू कितनी दी है इसने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी वैल्यू कितनी दी है इसने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर वही मसला आ गया। मसला ये है कि सर ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर है, एक 25 है, एक 100 है। तो सर दोनों का नाम क्यों सेम है? दोनों को टी क्यों बोल रहा हूँ? तो एक काम करता हूँ, मैं पहले वाले को T1, दूसरे वाले को T2 बोल देता हूँ, सही है। अब कुछ भी नहीं करना, मैंने सोल्यूशन पे ऊपर आ जाना है, ठीक है भैया। सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगाना है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। सर सारी वैल्यूज़ हैं। सी की वैल्यू सवाल में दी थी, लिखना भूल गए, सी यहाँ लिख लेते हैं। कितनी दी हुई है सी की वैल्यू? 0.128 जूल पर ग्राम डॉट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सर सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। सी की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू दी हुई है। सर चेंज इन टेम्परेचर है क्या? क्या यहाँ पर कहीं पर टेम्परेचर का चेंज दिख रहा है? नहीं सर, इंडिविजुअल टेम्परेचर दिख रहे हैं वो अलग बात है, टेम्परेचर का चेंज नहीं है हमारे पास। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? टेम्परेचर का चेंज। टेम्परेचर का चेंज कैसे निकलेगा? सर अभी हमने देखा था कि T2 माइनस T1 करने से टेम्परेचर का चेंज आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा? T2 माइनस T1 कर दूंगा। T2 की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सर अब कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज लगानी है और हमारा काम हो जाएगा। डेल्टा क्यू को अपनी जगह पे छोड़ देंगे क्योंकि यही तो फाइंड करना है। इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में दी हुई थी ये रही 0.128। सर एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमने अभी लिखी थी 1000 ग्राम, ठीक है सर, ग्राम नहीं लिखेंगे। सर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना निकल के आया हमारे पास? सर वो निकल के आया 75 लिखा। इन तीनों को कैलकुलेटर में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 9600 जूल, बस। ठीक है भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, इसको हम आराम से करते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही होने वाला है, डेटा बनाने का काम। डेटा हम फटाफट से बना लेते हैं। इसने बोला 50 ग्राम, ग्राम अभी हमने पीछे बात करी थी, ग्राम किसको कहते हैं? ये तो मास को कहते हैं सर। आगे बढ़ें, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सर अभी हमने पीछे बात करी थी, डिग्री सेंटीग्रेड किसको कहते हैं? ये सर टेम्परेचर की वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाता है, सही है। उसके बाद इस प्लेस्ड इन 200 ग्राम, सर अगेन ग्राम आ गया, तो अगेन ये मास ही होने वाला है, सही है। ये भी ग्राम था तो मास था, ये भी ग्राम है तो सर ये भी मास ही होगा, जाहिर सी बात है। ऑफ वाटर एट अच्छा जी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सर ये अगेन टेम्परेचर की ही वैल्यू हो जाएगी, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है। तो इफ़ द फाइनल टेम्परेचर इज 20, सर ये मुझे फाइनल टेम्परेचर दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक टेम्परेचर ये रहा,
एक टेम्परेचर ये रहा और एक इसने तीसरा टेम्परेचर भी दे दिया जो ये रहा, ठीक है। इसको आगे समझते हैं। कैलकुलेट द, मुझे मालूम क्या करना है, ये चीज़ मालूम करनी है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मुझे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर फाइंड करनी है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को मैंने फाइंड करना है। सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पर, ये वाटर नहीं है, यहाँ पे कॉपर है। मुझे हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर को फाइंड करना है। और इसने मुझे CW का मतलब क्या हुआ, अभी हमने पीछे पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो W लगा दिया तो उसका मतलब ये वाटर है, वाटर की शॉर्ट फॉर्म में W लिख दिया। तो सर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की तो इसने खुद दे दी, पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। इसका मतलब मुझे सी ही पूछ रहा है। सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, लेकिन किसकी पूछ रहा है, कॉपर की। तो मैं यहाँ छोटा सा स्मॉल सी लगा दूंगा, सही है। अब इस सवाल को हम आगे डेटा बना के फटाफट से सॉल्व कर देते। सर सबसे पहले हमें एक मास दिया हुआ है, मैंने लिखा मास। अच्छा ये मास किसका दिया हुआ है, कॉपर का। तो अपनी आसानी के लिए मैं इसके नीचे छोटा सा कॉपर लिख देता हूँ। या तो आप कॉपर लिख दो, या तो आप स्मॉल सी लिख दो, या तो आप M1 कर दो इसको, कोई आपकी मर्जी है यार। नेमिंग में कोई वो नहीं होता, नेमिंग हर इंसान अपने हिसाब से करता है, जिसको जैसा आसान लगे वो वैसे नेमिंग करता है, ठीक है। तो मैंने अब मेरे लिए आसान हो, मैंने इसको कॉपर लिख दिया और मैं आगे जाके इसको स्मॉल सी लिख दूंगा, ठीक है। कितना दिया इसने मुझे, कॉपर का मास 50 ग्राम दिया है, मैंने लिख दिया। सर ये कहता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सर ये टेम्परेचर दे दिया मुझे, कितना है सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। सर ये किसका मास दिया है, सर ये मास तो है, मैंने मान लिया कि मास है, मैंने लिख दिया M मतलब मास, लेकिन किसका है, ये वाटर का है। तो मैं यहाँ छोटा सा स्मॉल में वाटर लिख देता हूँ। आगे मैं क्या करूँगा, मैं कॉपर की जगह पे जहाँ मैंने कॉपर लिखा है वहाँ पे मैं C लिख दूंगा, और जहाँ पे मैंने वाटर लिखा है वहाँ पे मैं W लिख दूंगा, अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा मास कॉपर का है, कौन सा मास वाटर का है, क्या क्या चीज़ क्या है, ठीक है। मुझे वाटर का मास इसने कितना दे दिया, वो इसने मुझे दे दिया 200 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 200 ग्राम, सही है। और ये किस पर है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर अगेन मुझे दे दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। उसके बाद आगे क्या कहता है हमें, इफ द फाइनल टेम्परेचर इज, अच्छा हमें ये एक और टेम्परेचर इसने दे दिया, वो टेम्परेचर क्या है 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा बुक के अंदर गलती है, बुक के अंदर यहाँ पर मे बी 30 लिखा हो या कुछ और लिखा हो, बट यहाँ पर करेक्शन कर लेनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो 21.8 होगा, ठीक है। तो बुक में थोड़ी सी गलती है इस सेंस। उसके बाद वो क्या कहता है, मुझे कहता है कि आपको कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की, और उसने मुझे दी क्या है, मुझे वाटर की दे दी उसने, तो मुझे C वाटर दे दिया, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर उसने दे दी, वो है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और मुझे क्या मालूम करनी है, C मालूम करना है कॉपर के लिए, ठीक है। मुझे कॉपर के लिए फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा अब मेरे पास देखो तीन टेम्परेचर है, अगेन वही मसला कि तीनों टेम्परेचर तो अलग अलग है, लेकिन तीनों का नाम तो मैंने एक ही दिया हुआ है। तो सर वही मसला है, इसको हल करने के लिए मुझे यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 लगाना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा कि मैं टेम्परेचर को अलग डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। तो सर मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, तो मैं इसे 1 कह देता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को, और मैं सेकंड वाले टेम्परेचर को मैं T2 कह देता हूँ। अच्छा अब मैंने 1 इसे कह दिया और मैंने 2 इसे कह दिया। अच्छा ये 1 वाला टेम्परेचर किसका था, ये था कॉपर का, और ये 2 वाला टेम्परेचर किसका था, ये था वाटर का। दोनों का फाइनल देखो ना तो ये फाइनल है ना तो ये फाइनल है। मुझे क्या करना होता है, मुझे जब चेंज निकालना होता है टेम्परेचर का, तो मैं देखता हूँ कि जो फाइनल वैल्यू है, यानी कि बाद वाली वैल्यू, उसमें से मैं इनिशियल को माइनस करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ ना। लेकिन ये क्या ये दोनों फाइनल हैं, सोचने की बात है, सोचो क्या ये दोनों फाइनल है, नहीं सर। देखें ये कॉपर का स्टार्टिंग टेम्परेचर है, मतलब उसने बोला कि कॉपर इस पर है, और ये वाटर का स्टार्टिंग टेम्परेचर है, मतलब उसने बोला कि वाटर इस पर है। तो सर ये दोनों तो अलग हो गए ना। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों का एक कॉमन फाइनल टेम्परेचर भी था, इन दोनों का एक कॉमन फाइनल टेम्परेचर क्या था दोनों का, वो ये था। तो सर मैं एक काम करता हूँ, इसे मैंने T1 कह दिया, ये कॉपर के लिए है, इसे मैंने T2 कह दिया, ये वाटर के लिए है। लेकिन सर ये जो है ना सर, ये दोनों का फाइनल वाला है, ये दोनों का क्या है, फाइनल वाला। एक और काम करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि ये कॉपर का इनिशियल है ना, तो मैं इसको T1 तो बोल रहा हूँ, मैं इसको साथ में C भी लिख देता हूँ कि ये कॉपर है, कॉपर की बात चल रही है। सर मैंने इसे T2 तो बोला है, एक काम करता हूँ मैं इसे भी T1 ही कह देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ये वाटर वाला है। किस वाला है, W लगा दिया तो पता चल गया मेरे पास ये किसका है, वाटर का। अब सर कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान सा हमें सोल्यूशन करना है, और ईजी सा सोल्यूशन है हमारा, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है, हमने लिखना है डेल्टा क्यू, ये आपने बात याद रखनी है, हमने लिखना है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, कुछ भी नहीं करना। सर हमने लिखना है कि डेल्टा क्यू जो है, जो हीट का चेंज है कॉपर का, वो बराबर है वाटर के। ये लाइन आपने इस सवाल के अंदर याद रखनी है। हमने लिखना है कि डेल्टा क्यू जो कॉपर वाला है वो बराबर है डेल्टा क्यू किसके, वाटर के। अच्छा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये पता कर लेते हैं।
सर हमने अभी पढ़ा कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है सी एम डेल्टा टी, तो हम उसको फटाफट से यहाँ लिख दें क्या? सर लिख देते हैं फटाफट से। सर हमने क्या किया, हमने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमने पीछे से पता किया कि क्या था, और हमने देखा कि उसका फॉर्मूला है सी एम और डेल्टा टी, हमने लिख दिया। सर हमने यहाँ पर भी क्या किया, फटाफट से सी एम और यहाँ पर डेल्टा टी लिख दिया। सर मुझे बताएं मेरे पास दो सी हैं, एक वाटर वाला है एक कॉपर वाला है, तो सर ये कौन सा वाला सी है? सर यहाँ कॉपर लिखा है तो इसका मतलब ये कॉपर का सी होगा, मैंने स्मॉल सी लगा दिया। ठीक है सर। सर यहाँ पर मास की बात हो रही है, मेरे पास भी तो मास दो हैं, एक मास ये कॉपर का एक मास वाटर का, सर ये वाला कौन सा होगा? सर ये कॉपर की बात चल रही है तो ये मास भी कॉपर का ही होगा। ठीक है सर। सर यहाँ आ जाए, सर यहाँ पर सी है, सर दो सी है मेरे पास, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये कौन सा सी होगा? सर ये वाटर वाला होगा, वाटर का सी ये रहा, मैंने यहाँ लगा दिया डब्ल्यू। सर ये मास किसका होगा? सर ये वाटर का मास होगा, मैंने यहाँ लगा दिया डब्ल्यू। अब मेरे पास एक मसला और रह गया, मेरा ये मसला तो हल हो गया, सी और सी बन गया मेरे पास, एम और सी बन गया मेरे पास इसका मसला रह गया सर, मुझे डेल्टा टी भी तो फाइंड करना है। अब डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल वाली वैल्यू माइनस इनिशियल वाली वैल्यू, ऐसा ही होता है ना। अब आपने एक बात याद रखनी है, एक बात आपने याद रखनी है, वो बात क्या है? वो बात यह है कि अब आपने क्या बात याद रखनी है कि चेंज जो होता है वो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, या तो अगर हम इसे दूसरे लफ्ज़ों में बोलें तो जो बिगर वैल्यू होती है माइनस स्मॉलर वैल्यू हमारा चेंज होता है। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना हमारा चेंज होता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे दो वैल्यूज चाहिए, एक तो मुझे चाहिए फाइनल वाली, एक मुझे चाहिए इनिशियल वाली, सही है। अच्छा अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में इनिशियल वैल्यू कौन सी थी? सर ये। और कॉपर की फाइनल वैल्यू कौन सी थी? क्या ये फाइनल थी? नहीं सर, ये तो वाटर की थी, ये तो वाटर की इनिशियल वैल्यू थी, वाटर की शुरुआत की वैल्यू थी, तो कॉपर की फाइनल वैल्यू तो ये थी, सही है। ये फाइनल वैल्यू दोनों की है, मतलब पानी की भी फाइनल वैल्यू यही है और कॉपर की भी फाइनल वैल्यू यही है, दोनों की फाइनल वैल्यू क्या है? ये। लेकिन ये कॉपर की इनिशियल है और ये वाटर की इनिशियल है, तो सर मैं तो यहाँ पे कॉपर की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉपर की वैल्यू को फाइनल से माइनस कर दूंगा। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? सर बड़ी वैल्यू ये है, तो बिगर वैल्यू को पहले लिखते हैं, मैंने लिखा T1C। सर माइनस करना है स्मॉलर वाली वैल्यू में से, तो सर स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? फाइनल वाली ये है, तो मैंने लिख दिया सर T फाइनल F। समझ आ रही है बात? सर आगे बढ़े, इज इक्वल्स टू यहाँ पे CW कॉपी किया, MW यहाँ पे कॉपी किया, वापस से डेल्टा टी को खोलना है, तो सर आप देखें फटाफट, वाटर की बात चल रही है तो पहले वाटर का इनिशियल टेम्परेचर ढूंढे कहाँ है? सर वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कहाँ है? सर ये रहा, वाटर का टेम्परेचर कितना था? 20। फाइनल कितना था वाटर का? सर वो ये रहा, क्योंकि फाइनल दोनों का सेम है, इसका भी 21.8 था, इसका भी 21.8 है। अच्छा अब सर मैंने देखना है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है छोटी वैल्यू कौन सी है। 21 बड़ा होता है तो मैंने लिखा पहले 21 लिखा, 21 फाइनल की वैल्यू तो मैंने लिखा TF, यानी कि टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर 1W। ऐसा मैंने क्यों किया दोनों के अंदर? मैंने दोनों के अंदर क्या किया, इसमें मैंने कॉपर वाला लिया है और फाइनल लिया है, इसमें मैंने वाटर वाला लिया है और फाइनल लिया है। फिर मैंने देखा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। T1 की वैल्यू यहाँ पे बड़ी थी और TF की छोटी थी, तो मैंने पहले T1 लिखा फिर TF लिखा। यहाँ पर TF की बड़ी थी और T1 की छोटी थी, तो मैंने पहले TF लिखा फिर मैंने T1 लिखा। सही है। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा मैंने इसमें वैल्यूज डालनी है और ये मेरा सवाल जो है ना सॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, फटाफट मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ, फिर हम इसमें वैल्यूज डालते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा अब इसको ना अपने डेटा को फटाफट से कॉपी कर लेना, क्योंकि हम इसी में से वैल्यूज उठा के वहाँ पर लगाएंगे, तो फिर आपको मुश्किल होगी। ठीक है, फटाफट से आप इस डेटा को कॉपी कर लो और हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज लगाते हैं। सही है। अच्छा अब हमारे पास जो है वो देखो, सी की वैल्यू क्या गिवन है? नहीं सर, ये फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना था, तो हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे ऐसे इधर। ठीक है सर, क्या MC की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि मास ऑफ कॉपर, तो सर मास ऑफ कॉपर तो उन्होंने हमें दिया हुआ था, मास ऑफ कॉपर हमारे पास कितना है? सर कॉपर का मास उन्होंने हमें दिया हुआ था 50 ग्राम। ठीक है सर, उसके बाद सर T1C कितना दिया हुआ था? सर ये पीछे आप करके देख लीजिएगा, वहाँ पे 100 दिया हुआ था, माइनस TF कितना था हमारे पास? 21.8 था, इक्वल्स टू वाटर की CW की वैल्यू कितनी दी हुई थी? सर वो हमारे पास दी हुई थी 4.18, हमने यहाँ लिखा 4.18। सर उसके बाद मास कितना दिया हुआ था वाटर का? सर मास इन्होंने हमें दिया हुआ था 200 ग्राम्स, तो हमने यहाँ लिखा 200। उसके बाद सर हमें क्या कहते हैं कि जी फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? तो वो था जी 21.8 माइनस T1 कितना दिया हुआ था हमें इन्होंने वाटर का? वो था सर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ भी नहीं करना, पहले तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेटर उठाना, साथ साथ कैलकुलेशन करनी है। 50 ग्राम अपनी जगह पे लिख दें, पहले इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78.2 इज इक्वल्स टू, सर इन्हें अपनी जगह पे छोड़ें, फटाफट से इन दोनों को माइनस कर दें। मैंने इसको भी कॉपी कर दिया, इसको भी मैंने कॉपी कर दिया और मैंने दोनों को माइनस किया, तो वो आ जाएगा 1.8। सही है। अब कुछ भी नहीं करना, इन तीनों के दरमियान में क्या साइन है? दो चीज़ों के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। दो चीज़ों के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई।
तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1504.8। सही है सर, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 39100। सर सीसी कहाँ गया, सर सीसी को ऐसी कॉपी कर दें अपने आपस में। अब देखिए सर, इन दोनों के बीच में कोई साइन है नहीं सर, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब सर ये 3910 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वहां जाके देखिए जो यहाँ पर हो रहा होता है ना, वहां जाके उसका उलट हो जाता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1504.8 डिवाइडेड बाय 39100। इन्हें जब हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.384 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं, बस इतने ही न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है।